आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। और आज हम लोग लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल के सेकंड दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम अभी हाल में ही हुआ। और इन्हीं एग्जाम्स के बिहाव पे हम सीएचएसएल की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि सीएचएसएल में जितने भी पेपर होंगे वो कहीं ना कहीं इनसे मिलते जुलते होंगे। तो ये हमारा छठा सेट है। इससे पहले हम लोग 5 सेट पूरे कर चुके हैं। तो देखिए छठे सेट का जो पहला क्वेश्चन लिया है हमने, वो क्या कह रहा है ये देखिएगा। ये नॉर्मली पिछले 5 सेटों से एक अच्छा पेपर है, तो इसके सारे क्वेश्चन एक एक करके जो डिस्कस करेंगे, थोड़ा आराम से देख देख के और अच्छे से समझते हुए करेंगे। तो आपको दे रखा है a प्लस बी का वैल्यू गिवन है 5 और a इंटू बी गिवन है आपको 6, और आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दे रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं। देखिए अगर a का वैल्यू 3 और b का 2 मान लें, या b का 3 और a का 2 मान लें, तो 3 2 5 हो रहा है और 3 दूना 6 भी हो रहा है। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप सीधे वैल्यू उठा के रख दीजिए। 3 a का वैल्यू रखेंगे तो ये 9 हो गया, b का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4, 9 4 13 का 3 गुना हो गया 39। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो फोर्थ ऑप्शन। एलजेब्रा के एक आसान सवाल, वैल्यू पुटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, एक एक करके समझिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक दे रखे हैं। अब आपको दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन 90 माइनस थीटा। तो पूछ रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये सवाल दे रखा है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता क्या है, किस चीज का वैल्यू पता है, देखिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो पता है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बराबर में पता है √5, और साइन 90 माइनस थीटा को थोड़ी देर के लिए हम लिखे दे रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, देखिए यहां से अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये कॉस थीटा खत्म, ये कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और ये बचेगा कॉस थीटा वाला 1, तो ये उधर चला जाएगा, तो बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1। ये आया टेन थीटा का मान। और हमको चाहिए यहां से किस चीज का मान, कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका मान हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1। ये हो गया इसका मान, बट ये आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्या करिए, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही कॉन्जुगेट किया तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन, जैसे ही आप देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का 1, तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन। ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान सवाल है, बस करने का अप्रोच क्या लेना है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कह रहे हैं, देखिएगा देखिएगा एक ये चार्ट दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करके और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। चार्ट विभिन्न दवाओं ABCD में पदार्थ P1 P2 P3 की मात्रा, मतलब ABCD 4 दवाएं हैं जिसमें P1 P2 और P3 3 सॉल्ट है, जिनका पदार्थों की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है mg में, मिलीग्राम में। तो बता रहा कौन सा पदार्थ या कौन से पदार्थ सभी दवाइयों में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी हैं, ये बताना है आपको। तो देखिए कौन से पदार्थ है, देख लीजिएगा, तो दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो देखेंगे जैसे ही आप P1 देखेंगे तो सबसे नीचे वाला P1 है ये, फिर ये P2 है और ये P3 है। ऐसे ये P1 P2 P3 P1 P2 P3, ये P1 P2 P3 इस तरीके से दे रखे। तो अब आपको ये बताना है कौन सा सर्वाधिक। तो देखेंगे सभी दवाओं में, तो P1 को अगर आप देखेंगे तो ये 5, पहली A में 5 है, दूसरे में 5 मिलीग्राम, दूसरे में भी 5 5 10, तीसरे में 4 14 और ये 6 20। तो जो P1 हो गया वो कितना यूज हो रहा है, 20 मिलीग्राम यूज हो रहा है, ये P1 यूज हो रहा है। अगर आप P2 को देखेंगे तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, जो P2 यूज हो रहा है वो 15 मिलीग्राम यूज हो रहा है। और अगर आप P3 को देखेंगे तो P3 कितना हो जाएगा, 4 यहां से, 5 यहां से, 5 4 9, 9 3 12, और 12 और 4 16। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक यूज जो हो रहा है वो हो रहा है P1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, P1। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं ये सेकंड दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है सीजीएल प्री का। देखिएगा ऐसे ही पेपर मिलते जुलते सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी और एमटीएस में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस एसएससी नहीं करता है। तो इस पे जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपका फायदा होने वाला है, जिनको भी एग्जाम देने हैं आने वाले। देखिए एक ये दे रखा है क्वेश्चन, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आपको दे रखा है सरफेस एरिया, पता है 864 और आयतन पूछ रहा, तो मतलब आपको 6a² का वैल्यू जो पता है वो पता है 864। अगर हम इसको कट करेंगे तो 14 छंग 84 और बचा 2 4 छंग 24, तो a का मतलब जो साइड आ गई घन की वो 12 आ गई। अगर साइड 12 है तो इसका जो वॉल्यूम हमसे पूछा गया a³ तो 12 का क्यूब हो गया 1728, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन की। आप देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, छोटा सा दिमाग लगाना है, आसानी से आंसर आ गया। तो आंसर हो गया आपका 1728। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5वें नंबर पे। देखिए अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिला जो बहुत टिपिकल जैसा हो। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ के बनाने की कोशिश करिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी करने पर 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बना देती है, तो चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो अब आपको मैं ऐसे सवालों को करने के लिए दो तरीके बताता हूं कि 20% की अगर कीमत में कमी की गई तो 20% की कमी का मतलब 5 से 4। अगर कीमत में कमी की गई है, ये रेट के बारे में बात कर रहा है, तो अगर रेट 5 से 4 हो रहा है तो क्वांटिटी जाहिर सी बात है 4 से 5 हो रही होगी। अगर रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। यहां से कितनी क्वांटिटी इंक्रीज की है, 50 किलोग्राम, तो यहां से कितनी इंक्रीज की है, 1। तो पहले वो खरीद रहा था 450 रुपए में 200 किलोग्राम, और अब जो खरीद रहा है वो खरीद रहा है 450 में 250 किलोग्राम। ये देखिए इस तरीके से आपसे पूछा गया चावल का मूल्य कितना होगा, मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो आप काटेंगे तो ये इससे खत्म, 5 को 20 और 5 45, 9 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 2.25 रुपए। ये आ गया चावल का मूल्य। यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक क्वांटिटी निकाल सकते हैं, दोनों की प्रारंभिक रेट बता सकते हैं यहां से। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका आप यहां से क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा सा तरीका दूसरा, 450 रुपए में कितना ज्यादा खरीद रहा है, 50 किलोग्राम। 450 रुपए में 50 किलोग्राम खरीद रहे, कितना कमी होने पर, 20%, तो 20 बटे कितना कर दिया जाए, 100। तो यहां से जैसे ही आप देखेंगे, पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेते, 5 से काटा 10, 5 से काट लिया 9, 9 दूनी 18 बटे 10 मतलब 1.8। ये जो 1.8 आया है ये नया मूल्य आता है, चाहे घटने के बाद हो चाहे वृद्धि के बाद हो। वृद्धि कितनी की गई है, 20% की कमी की गई है। 20% की कमी का मतलब 5 से 4। अगर 4 का वैल्यू 1.8 है तो 1 का वैल्यू 0.45 आ गया, और अगर 5 का देखेंगे तो 5 25, 5 को 20, 2 22, 2.25 रुपए। यहां से भी जो आपका आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन। मैं दो तरीके बता रहा हूं, दोनों के दोनों बहुत बेहतर तरीके ऐसे सवालों को करने के लिए, चाहे आप ये वाला तरीका लगाइए चाहे ये, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 पे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। देखिए कह रहे त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी, ए बी बराबर ए सी है। चलिए ठीक है भाई, ए बी बराबर दे रखा है ए सी है, और आगे कह रहा है कि बिंदु ओ बी सी पर इस प्रकार है कि बी ओ बराबर सी ओ है। ठीक है भाई, और ओडी रेखा ए बी पर लंबवत है। जो ओडी रेखा है वो ए बी पर लंबवत है और ओई रेखा ए सी पर लंबवत है। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। आपसे कह क्या रखा है इसने कि एक त्रिभुज दे रखा है जिसके बारे में उसने बता रखा है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ये एक त्रिभुज बना लिया जिसमें आपसे कह रहा है त्रिभुज के बाद कि ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी बराबर हो गया हमारा ए सी। और कह रहा है कि बिंदु ओ बी सी पर इस प्रकार है। अच्छा, बिंदु ओ जो है वो बी सी पे इस प्रकार है। देखो बिंदु ओ खींच दिया मैंने बी सी पे इस तरीके से, ये कि बी ओ बराबर बी सी, यहां से ये हो गया आपस में बराबर। अब आगे कह रहा है कि ओडी रेखा ए बी पर लंबवत है। ओडी रेखा ए बी पर लंबवत है। ओडी रेखा ये है जो कि ए बी पे लंबवत है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। और ओई रेखा ए सी पर लंबवत है। ओई रेखा ए सी पर लंबवत है। ओई रेखा ए सी पर लंबवत है। ये लाइनें आपस में बराबर है। ये परपेंडिकुलर है तो पक्का 90 डिग्री ही बनाएंगे, ये 90 डिग्री ही बनाएंगे। अगर ये दे रखा है तो कह रहा है एसी पर लंबवत है, कोण बी ओ डी 60 है। ये वाला जो एंगल हमको पता है, ये पता है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री पता है तो कह रहा है कोण ए ओ ई का मान चाहिए। कहीं ना कहीं हमको ये वाला वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। तो देखेंगे समझेंगे इसको कि अगर ये 90 है, ये 90 हो गया, ये 90 60 150, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। अगर ये इसके ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने का कोण ये अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने का ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ध्यान से समझिएगा, ये 30 है तो ये 30, ये 90 है, ये भी 60 हो गया।
अगर ये 60 हो गया और ये 60 था तो ये पूरा जो बचा ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 60 डिग्री। लेकिन हमको पूरा चाहिए नहीं, हमको जो बताना है वो बताना है सिर्फ इतना कि एंगल ये कितना होगा, तो हमको इतना चाहिए। तो अगर ये 60 है, अगर आप इसमें देखेंगे इस त्रिभुज में ऐसे करके, तो यहां से देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों में सेम होगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में इतनी सिमिलरिटीज है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सरल है, आराम से जो कह रहा है उसके हिसाब से फिगर बना लीजिए और इस तरीके से कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक अच्छा सवाल था, देखने लायक, ज्योमेट्री का। देखिए कि ये दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए का वैल्यू। कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 1-4। कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो पता है वो पता है 1/4 और आपको वैल्यू चाहिए 10a का। आपको वैल्यू किसका चाहिए 10a का। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा सारे लोग, कि अगर आपको यहां से ये दे रखा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1/4, तो यहां से अगर हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए देखेंगे तो वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और वो रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 4। कितना हो जाएगा 4। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है, तो ऐसा नंबर लेना होता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 बनाए। अब आपको चाहिए 10a का वैल्यू, 10a का वैल्यू चाहिए, तो अगर हम इसको घटा देंगे ऐसे करके तो हमें यहां से cot a का वैल्यू देखने में आसानी होगी। ये से ये खत्म हो गया, तो 2 cot a = 2 हो गया। 4 में से एक, जैसे ही 4 - 1/4 करेंगे तो 4 चौको 16 में एक कम कर दिया, 15 बटे कितना हो गया 4। अगर यहां से देखेंगे तो cot a हमारा आ गया 15/8। 15/8 अगर cot a है तो 10a इसका उल्टा होगा 8/15। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 8/15। फिर से देखिए, कुछ नहीं करना, एक बहुत आसान सवाल है और इस थ्योरम पे, इस पॉइंट पे सवाल बहुत बनता है, ये बात याद रखिएगा। अगर sec a - 10a पता है तो sec a + 10a उसका अपोजिट होता है, और अगर cosec a - cot a पता है तो उसका अपोजिट cosec a + cot a होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, जो कि बहुत आसान भी था। अगर आपको पॉइंट पता है, नहीं पता तो थोड़ा टिपिकल भी होगा। कह रहा है एक लैपटॉप 25% छूट के बाद 65,520 रुपए में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, एमआरपी ज्ञात करना है, क्या होगा। 25% की छूट का मतलब हो गया 4 से 3। 25% मतलब 1/5, तो जो 25% की छूट देखेंगे तो 4 से 3 ये एमआरपी हो गया और ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो हमको कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस मतलब 3 का वैल्यू पता है 65,520। तो अगर हम काटेंगे इसको तो एक यूनिट का वैल्यू जो देखेंगे वो देखेंगे 3 दूना 6 और 3 एकम 3, बचा हमारे पास 2, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12। जैसे ही करेंगे 0, 4 चौको 16, हाथ से लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, हाथ से लगा 3, 4 एकम 4, 3 7, 4 दूनी 8, 87,360 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि चौथा ऑप्शन। ये यहां से इसका एमआरपी आ गया, क्योंकि एमआरपी पे ही डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। तो एमआरपी अगर जो भी दे रखा था उस पर 25% डिस्काउंट, तो अगर 25% डिस्काउंट, तो अगर एमआरपी 4 का है तो रेशियो में उसका 3 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। वहां से इसके वैल्यू का कंपैरिजन कर लिया और आंसर निकाल लिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में B पर समकोण है और AB बराबर 7 है। देखिए एक और त्रिभुज का क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रखा है कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। चलिए ठीक है भाई, ABC में B पर समकोण है, ABC में B पे समकोण है भाई। अगर B पे समकोण है तो हमको पता है AB बराबर 7, AB बराबर हमको 7 पता है। ठीक है भाई, AB बराबर 7 पता है। अगला पॉइंट जो हमको पता है वो पता है AC - BC। अगर AC - BC हमको 1 पता है तो यहां से हम सीधे सीधे से ये कह सकते हैं, अगर आप दिमाग लगाएं तो एक ट्रिपलेट बनता है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो पक्की बात है कि ट्रिपलेट जरूर बनेगा, और ऐसा ट्रिपलेट बनाना है जिनके बीच का अंतर भी 1 का हो। तो अगर ये 7 है, ये 24 होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 7, 24, 25 से अगर देखेंगे, और ये यहाँ पे सेटिस्फाइड भी कर रहा है, AC को 25 और 24 रखेंगे तो 1 हो जा रहा है। अब हमको साइन C का वैल्यू चाहिए, ये एंगल को मान ले रहे हैं साइन C, और जो साइन C होगा वो होता है लंब बटे कर्ण। तो इस वाले साइन C के लिए तो जो लंब बनेगा वो 7 बनेगा और हाइपोटेनियस 25 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 7/25, यानी कि थर्ड ऑप्शन।
देखिए एक और बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए बाकी अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो बाकी ऑप्शन से देख लीजिए, बनने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 7 24 25 ही एक ट्रिपलेट बन रहा है जो यहां पे सेटिस्फाइड करेगा। और साइन सी के एंगल सी को देखेंगे तो ये लंब बटे कर्ण बन जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो 7 बटे 25 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहे हैं? कह रहे एक त्रिभुज की भुजाएं 4 6 8 है तो ये त्रिभुज कैसा होगा। देखिए ये भी बहुत बढ़िया कह रहा है, 4 6 8 भुजाएं दे रखी हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि भुजाएं 4 6 8 को 2 3 4 2 3 4 क्यों क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये रेशियो में है और कट जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए दो भुजाएं सेम होनी चाहिए और आप देख रहे हैं अलग अलग। अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 9 4 कितना हो गया 13। आप देखेंगे आप सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये होता है तो ऐसे केस में हमेशा अधिक कोण त्रिभुज ही बनता है। अगर आपको सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ये अधिक कोण का कंडीशन होता है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कह दो कि सी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा हो गया तो ये न्यून कोण त्रिभुज में होता है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये बात याद रखिएगा, ये अधिक कोण, ये न्यून कोण और ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो यहां पे 4 का स्क्वायर 16 और इससे बड़ा हो रहा है तो ये जो बन जाएगा ये कैसा त्रिभुज बनेगा? इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। तो जो ये बनेगा वो कैसा बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हुआ वो फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता है कि यदि x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का वैल्यू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आपको जो पता है वो पता है x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स बराबर 5। देखिए ऐसे सवालों को करने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको, कि देखिए एक इक्वेशन पता है और अननोन है हमारे पास 2। अगर जितने अननोन है उससे कम इक्वेशन पता है तो आप अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हमने x का वैल्यू 1 माना, तो अगर x का वैल्यू 1 मान लिया थोड़ी देर के लिए, x का वैल्यू अगर हमने 1 माना तो सॉल्विंग करने पे y का वैल्यू हमको 2 मिल जाएगा। 1 1 5 में से एक उधर ले गए 4 तो वाई स्क्वायर बराबर 4, तो y बराबर आ गया 2। ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से मान लिया जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब इसी वैल्यू को पुट करके हम आंसर देख सकते हैं कि क्या होगा। हमको निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, और एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने रखा तो ये 1 2 और 4 4 2 6 7 ऊपर हो गया, ये 1 माइनस 5। जैसे ही आपने देखा तो ये आ गया 7 बटे माइनस का 7 बटे 4। अब देखेंगे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे जैसे ही आपने पहले ऑप्शन में y का मान 2 उठा के रखा तो माइनस 7 बटे 4 इसी से मैच कर रहा है। ये प्लस का 7 बटे 4, ये 5 बटे 4, ये माइनस 5 बटे 4, ये तीनों ऑप्शन मैच करने से रहे। सबसे बेहतरीन तरीका है सवाल को करने का, कुछ मत करिए, जो आपको अप्रोच बताया जा रहा है आप उस तरीके से करिए कि इन केस आपके पास जितने वेरिएबल हैं उनसे कम इक्वेशन दे रखे हैं तो आप किसी भी एक चीज का वैल्यू अपनी तरफ से मान के दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, हालांकि वैल्यू ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से जेन्युइन हो, है ना, कि x का वैल्यू 1 रखा तो y का 2 मिल गया, ये हमारे लिए बढ़िया हुआ। उठा के रख के चेक कर लिया कि किसमें कौन सा आंसर सही होगा। आराम से 25 सेकंड से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आसानी से भी हो सकता है, बहुत हो सकता है टिपिकल ना हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5x रखेंगे, ऊपर 7x बन गया। नीचे भी किसी तरीके से कोशिश करिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू या एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 5x बना लीजिए, वहां से वैल्यू उठा के रख लीजिए तो वो वाई स्क्वायर बना देगा। आराम से वहां से भी किया जा सकता है, कुछ बहुत टिपिकल वहां से भी नहीं होगा, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। कहिए तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि आप क्या कर लीजिए। यहां से एक केस ये बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5x। अगर आपने ये बना लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x, तो इतने की जगह आप 5x रख सकते हैं, तो 5 और 2 हो गया ये 7x। अगर आपने यहां से थोड़ी देर के लिए x को बाहर ले लिया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब अगर आप देखेंगे x से x खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को आप देखेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस का 7 अपॉन वाई स्क्वायर यहां से भी हो गया, तो जो आंसर आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन वाई स्क्वायर, यहां से भी ये सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन। दो तरीके बता दिए जिससे भी आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप उससे सवाल को करिए। देखिए एक और सवाल कह रहा है एक अर्धगोले का व्यास पता है ना, जिस हेमिस्फीयर दे रखा है जिसका डायमीटर आपको 28 पता है।
जो व्यास पता है वो 28 पता है। अगर व्यास 28 हो तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो कह रहा उस अर्ध गोले का आयतन क्या होगा, और हमको दशमलव में बताना है। तो अर्ध गोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई अब हमको ये 22/7 मिल गया, और आर क्यूब करेंगे तो ये हो गया, हमको मिल गया 14 इंटू 14 इंटू 14। अगर हमको ये मिल गया है तो अब हमको देखना है कि इसको हल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। देखिए कट कुछ नहीं रहा है इसमें, अगर कुछ नहीं कट रहा है तो हम देख ले, ये 22 दूना हो गया 44, और 22 दूना 44 करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। देख लीजिए और कहीं से ये कुछ सॉल्व हो रहा हो तो नहीं कट रहा है तो आप एक काम करिए कि 14 का क्यूब कर लेते हैं। 14 का क्यूब करेंगे तो 196, और 196 में जैसे ही 14 का गुणा किया तो 14 से 84, यहां से लग गया 8, 14 9 126 और 8 हो गया आपका 126 और 8 134, बचा 13, 14 27 44, ये हो गया। ये 27 44 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 54 88। 27 44 का डबल किया तो 54 88 इंटू 22 हमको और पता है। तो ये लगभग जैसे ही आप इसको 21 से भाग देंगे तो दिमाग लगाइएगा, यहां से दिमाग लगाने का खेल है। ये बचा 21 से आपने भाग दिया तो 21 एकम 21, दशमलव लगा दिया, एक बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0। फिर आप जब भाग देंगे तो 21 पंचे 105, 21 चौको 84, 1.04। तो पक्का 54 88 में 1.04 का 8 का गुणा 4 का गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 5400 से थोड़ा अधिक आएगा, क्योंकि 5400 से छोटा हो नहीं सकता। अब अगर ये 6700 और 63 बताना तो 1.3, 13 पचे 65, 12 पंचे 1.2 का गुणा होना चाहिए, ये 1.04 है। तो पक्का इसका आंसर जो आएगा वो यही आएगा। तो यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए उसको देखने के लिए, या तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, फिर एक स्टेप और ज्यादा हो जाएगा जहां से थोड़े से और केसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से यहां तक करिए और थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करिए। ऐसे ये नहीं कि कैलकुलेशन करे जा रहे हैं, अगर कहीं से दिमाग लगा के आप इसको छोटा कर सकते हैं तो जरूर छोटा कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि 13 क्या कह रहे हैं। कह रहे यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये एक आसान क्वेश्चन है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, जो कि होता है √3/4a²। ये हो गया समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला √3/4। ए जो पता है वो 24 पता है, तो 24 इंटू 24 कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे 4 छंग 24, 24 छक्का 144 √3, ये आंसर हो जाएगा इसका, जो कि आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन। देखिए 2D 3D कि एक एक फॉर्मूले ना आपको मुंह जवानी रटे होने चाहिए। अगर आप सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस किसी भी चीज का पेपर दे रहे हैं तो सारे फॉर्मूले तो एकदम दिमाग में रखिए, क्योंकि फॉर्मूले पे बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा फॉर्मूला, तो वो जरूर आपको तैयार होना चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कह रहे हैं। कह रहे नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों के काम करने वाले श्रमिकों को दर्शाती है। तो आपको बताना क्या है, सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ लोगों को उठा के जोड़ना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 25 70 30 100 180 हो गए, और 25 15 40 ये हो गए। तो 180 और 40 जो आपका आंसर हो गया वो हो गया 220। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ सारे लोगों को उठा के जोड़ना बचा हुआ है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसे दोगुना करने पे वह 15 18 25 32 से पूरी डिवाइड हो। तो एक काम करते हैं, दोगुना करने पे पूछ रहा है तो 15 18 25 32 का एलसीएम निकाल के उसको दो देते हैं। जैसे ही आप इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो आप सबसे पहले 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे, वो आपको देखने को मिल रहा है 32। 2 का मैक्सिमम पावर हो गया 32। जब आप 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 9 मिलेगा, और 5 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 25 मिलेगा। जैसे ही आप 25 इंटू 32 करेंगे तो 25 दूना 50, 25 है 75 और 5 80, ये हो गया आपका 32 इंटू 25 इंटू 9 करेंगे तो ये हो गया आपका 8 ने 7200। और पूछ क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको डबल करने पे, अगर दोगुने करने की बात कर रहा है तो आप इसको आधा कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आंसर हुआ वो हो गया 3600। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो गया 15 का वो हो गया चौथा ऑप्शन। फिर से देखिए कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा एक दिमाग लगाना है कि आपने एलसीएम निकाल के उसको आधा कर देना है, क्योंकि आंसर का डबल होना चाहिए। एक तरीका ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि आप कर सकते हैं। अगर हम ये कह दें कि ये एकदम बेसिक तरीका है इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम किया है हालांकि,
और एलसीएम निकाल के उसका आधा करना। बाय द ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। बाय द ऑप्शन कैसे जाएंगे समझेंगे कि अगर आप इसको डबल कर देंगे तो वो पूरा पूरा कटना चाहिए 12800। देखिए 128 8 2 10 11 हो रहा है और हमको 9 से कटने वाला ही आंसर चाहिए। 3200 का डबल करेंगे तो आप 6400 हो जाएगा। 6400 भी 9 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 9 से कहां कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3600 का डबल करेंगे तो 7200 हो सकता है और 7200 का डबल करेंगे तो 14400। ये दोनों ही चीजें आपकी सबसे पूरी पूरी कटेंगी और हमको जो आंसर चाहिए वो चाहिए छोटी संख्या, क्योंकि वह छोटी से छोटी। तो आप 3600 को आंसर लेंगे, ना कि 7200। ये मैंने बाय द ऑप्शन बताया, आपको तरीका भी बताया, आप तरीके से भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत मतलब जो डाले नहीं गए वो अमान्य, जो माने नहीं गए 82,560 लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितने परसेंट है, मतलब जो लोगों ने वोट नहीं डाला उनका कितना परसेंट है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक है लेकिन बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना। 42% लोग वो हैं जो चुनाव में हारे, तो जीतने वालों को मिला होगा 58%। तो यहां से ये जो हार जीत हो रही है ये 16% से हो रही है। इस 16% का वैल्यू जो सवाल में पता है वो पता है आपको 7,68,400, ये आपको पता है इसका वैल्यू। तो अगर यहां से देखेंगे 1% का वैल्यू तो 16 चौको 64, 16 अट्ठे 128, अब भाग नहीं जाएगा तो ये 0, 25 इंटू 16 करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू आ गया 48,2,500, ये आ गया टोटल वो वोट जिस पे हार जीत हुई है। अगर इस पे हार जीत हुई है तो 82,560 लोगों ने वोट नहीं डाले तो वो भी रहे, तो वोट तो डालने आए होंगे। तो 82,560 अगर हम इसमें उठा के जोड़ देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 82,560 अगर हम इसमें उठा के जोड़ देते हैं 82,560, तो ये 0, 6, 5, 5, 10, 2, 2, 4, 1, 5, 8 और ये 48,85,060 इतने वोट हो जाएंगे। अब 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 5 में से सिर्फ 4 लोगों ने वोट डाले हैं, एक लोग ने नहीं डाला, तो हमें उसी एक का वैल्यू चाहिए जिन्होंने नहीं डाला है। तो उसका वैल्यू आ गया 4 से काटा 12 चौको 48, 4 दूनी 8, अब यहां से काटेंगे फिर 12 चौको 48, बचा 12 चौको 48 के बाद बचा 2, तो ये 4 छंग 24 और 4 छंग 24 के बाद 2, ये आ गया आपका। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं, ये वो लोग हैं जो वोट अमान्य घोषित हो गए। यही परसेंटेज चाहिए 82,560, इसका कितना परसेंट होगा ये देखेंगे, इसका कितना परसेंट होगा इंटू 100। अगर आप समझदार हैं तो देखिए 12 सत्ते 84, 7 से थोड़ा कम रह रहा है। अगर 7 से कम रह रहा है थोड़ा सा, तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6.8%। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे। पूरा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं नीचे दी गई तालिका में 6 छात्रों द्वारा 2 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि विषय P के लिए अधिकतम अंक 900 है, विषय P के लिए जो मतलब P सब्जेक्ट है उसके लिए जो अधिकतम अंक है वो है 900 मैक्सिमम मार्क्स। तो P में A द्वारा प्राप्त अंकों का, P में A द्वारा प्राप्त अंक है 150 और इसका मैक्सिमम मार्क्स है 900। तो ये पूछ रहा है कि अंकों का प्रतिशत कितना होगा, इंटू कर दीजिए 100। तो 150 से भाग दिया, ये हो गया 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16.66 या 16.67%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि बहुत आसान था। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125y³ -1 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। अगर आप दूरी बटे समय करेंगे, ये दे रखा है आपको दूरी, ये दे रखी है आपको समय, तो क्या करेंगे 125y³ -1 और ये दे रखा है आपको 5y-1। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 5y का होल क्यूब -1 का क्यूब। तो a³ -b³ का जब आप फॉर्मूला हल करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a - b, दूसरे ब्रैकेट में होगा a² जिसको हम लिख सकते हैं 25y² प्लस b² जिसको हम लिखेंगे 1 प्लस ab, तो ये हो जाएगा 5y/5
5y-1। इससे ये आपका खत्म हो रहा है, ये बचा, ये इसकी चाल आ गई। ऐसा ऑप्शन आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है तो चौथा ऑप्शन ये आपका आंसर हो गया। तो 18 नंबर का जो आंसर हुआ वो चौथा ऑप्शन। चलते हैं 19 नंबर पे। कोशिश करिए इन सवालों में टाइम बचाइए, तो आपको पता है a माइनस बी कटेगा, जो भी आएगा उसमें तीनों साइन जो होंगे वो प्लस के होंगे। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, बट दिमाग लगा के करिए, आसान सवाल था। कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में a 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और a b को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। देखिए ऐसे केसेस में करेंगे क्या, a b को हरा रहा है तो जाहिर सी बात है a रेस जीत रहा है और a 400 मीटर जो जा रहा है वो 16 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वो पक्की बात है कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 25 सेकंड में कवर कर रहा है डिस्टेंस। उसने उससे कह दिया कि 15 मीटर का आपको शुरुआत दे दिया। शुरुआत देने का मतलब होता है कि 15 मीटर उससे कह दिया कि पहले आप आगे निकल जाइए फिर मैं भागूंगा। तो 15 मीटर का शुरुआत दिया तो उसको सिर्फ 385 मीटर ही भागना है, क्योंकि 15 मीटर उसने उसको पहले ही आगे निकाल दिया है। उसके बाद भी वो 10 सेकंड से हार जा रहा है। 10 सेकंड से हार जा रहा है मतलब 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है, 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो ये आ गई आपकी बी की चाल। अगर आप इसको काटेंगे तो 35 से 11 बार में ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो बी की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 11 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19th। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20th देखते हैं। 20th क्या कह रहा है, कह रहा है यदि भार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n संख्याओं का भारित समांतर माध्य क्या होगा। भार संगत का मतलब हो गया कि जो संख्याएं हैं वो भार संगत का मतलब दो दो बार लिखिए, लाइक 1 1 2 2 3 3। और कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं तो n n। अब इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालना है तो इनका काउंट भी चाहिए हमको, ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार। तो कहीं ना कहीं भार संगत का मतलब ये जो केस बनता है ये बनता है समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ n। ये केस बन जाएगा आपका। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 अपॉन 6 ये, और नीचे क्या बन जाएगा n+1/2। तो अब आपको बहुत बाई 2, यहां पे बाई 6 भी होगा। तो ये n+1 से ये खत्म, जैसे ही आपने 2 से काटा तो ये 3। तो जो आपको आंसर दिखेगा वो कितना दिखेगा, 2n+1 अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन। 20th का जो सही आंसर हुआ वो हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। भार संगत का मतलब संख्या है जो एक है वो दो बार आएगा, जो दो है वो दो बार आएगा, जो n है वो n बार आएगा। और अगर समांतर माध्य निकालना है तो अपॉन जितनी संख्याएं उनसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पे चल रहे हैं कि क्या कह रहा है, कह रहा है छात्रों की कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां हैं, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है और इसी प्रकार से छात्रों के पास टॉफियां हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो टॉफियों की संख्या को किससे विभाजित किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले छात्र के पास जो टॉफी है वो 2 है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है और डैश 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में तो आप टोटल टॉफियां करेंगे तो सबको जोड़ देंगे और 25वें के पास 50 होंगी इसी तरीके से। तो ये 1 2 3 डैश 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 ये हो जाएगा आपका 25 तक। जैसे ही आप इसको निकालेंगे कि टोटल टॉफियां, तो 2 पहले से बाहर था, n+1/2 लगाएंगे तो 2 × 25 बटे 25 × 26 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। n+1/2 से 2 से 2 खत्म। अब 25 × 26 किससे पूरा कटेगा, कटेंगे तो देखिए 13 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए 25 है, 5 से भी पूरा कटेगा, 13 से भी पूरा कटेगा। तो 21 नंबर का जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 क्या कह रहे हैं। कह रहे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करते हुए उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए ये देखते हैं कह क्या रहा है सवाल, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा इसको। कह रहा है कि 2016 और 19 में कंपनी ए का कुल उत्पादन बताना। तो 2016 में 40 है और 2019 में 60 है। तो 2016 और 19 में जो मिला के हो गया वो हो गया 2019 और 16 में मिला के ये हो गया आपका 100। कितना हो गया, 100 हो गया। अब 2017 और 18 में सी का देखना है। 17 में सी का है 60, 18 में भी 60 है, तो ये जो हो गया ये 120 हो गया। अब पूछ रहा है ये इसके उत्पादन का कितना परसेंट है। तो 100/120 × 100 कर लिया जाए। देख लीजिए कितना परसेंट होगा काट के। जैसे ही आपने काटा 0 से 0 खत्म, 1000/12। तो ये 12 × 8 = 96। अब 12 × 8 = 96 हो गया, तो बचा उसके बाद 40। तो 12 × 3 = 36,
83.33% 22 का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है वैल्यूज देख के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है ABCD में 93,100 को बांटना है। ABCD में 93,100 रुपए, ABCD इनमें बांटना है 93,100। ये इन चारों का टोटल है, चारों का मिला के। और आपको जो AB के रेशियो दे रखे वो पता है, AB पता है 1:2 और जो BC पता है वो पता है 3:4। तो रेशियो मर्ज करना है तो कैसे मर्ज करेंगे? ये हो गया 3, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 8। ये हो गया ABC का अनुपात। और C और D के जो रेशियो पता है वो कितने पता है? C और D के पता है 5 और 6। 5 और 6 पता है तो इनको मर्ज करेंगे तो 3 5 15 और ये हो जाएंगे आपका 6 5 30 और 8 5 40 और 8 6 48। ये हो गए ABCD। सबका ये अलग अलग आ गया रेशियो। अगर इनको सबको ऐड कर ले तो 40 30 70, 70 और 40 110, 110 और 8 हो जाएगा आपका 110 और 8 हो गया 118, 118 और 15 जोड़ेंगे तो 133। 133 का वैल्यू हमको पता है 93,100, जो कि 1 से सीधे सीधे 7 बार कटते नजर आ रहा। 7 21, 13 7 91 तो 93। ये हो गया 700। हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो 40 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 40 सत्ते हो गया, 4 सत्ते हो गया 28 और 3 0। तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 28,000, चौथा ऑप्शन। कुछ नहीं, बहुत आसान सा एक कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी रेशियो मर्ज करना है। रेशियो मर्ज करके आराम से बांट लीजिए चारों को अलग अलग कि कह क्या रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। देखिए समय की बात कर रहा है। ए किसी कार्य को पूरा करने में कह रहा है बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। तो अगर ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है तो कुछ ये इनके टाइम का रेशियो बन जाएगा। अगर टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसीज के रेशियो आप आराम से बना सकते हैं। 6 एलसीएम आ गया, ये 1, इसकी 2 होगी और इसकी 3 हो गई। ये हो गए इनकी एफिशिएंसी के रेशियो। वे एक साथ मिलकर काम करते हुए तो 8 दिन में काम हो जाता है। एक दिन में काम कर रहे हैं 6 और 8 दिन में पूरा काम कर लेते हैं तो टोटल काम हो गया 48। अब ये काम हमें करवाना है कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए बी और सी द्वारा लिए गए समय। तो ए जब इसको काम करेगा तो 48/1 48 दिन लेगा, बी 24 दिन लेगा और सी 16 दिन लेगा। ये इसका आंसर हो गया। 48/1 से आप ए के दिन निकाल सकते हैं, 48/2 से बी के दिन और 48/3 से सी के दिन निकाले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कि 25 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है एक जिले में 10,24,000 निवासी है। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2.5% का मतलब अगर आप देखेंगे 2.5/100 करेंगे और दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/40। और 2.5% बढ़ रही है तो 40 से 41 हो रही है और 3 साल की बात कर रहा है तो आप पावर में 3 3 लगा दीजिए। 4 चौको 16 चौको 64 और 3 जीरो का वैल्यू हमको पता है 10 24 000। तो यहां से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए। अब 64 से काट के देख लीजिए कितनी बार में कटेगा। तो ये कट जाएगा आपका 16 चौको 64 और 16 बार में, 16 बार में पूरा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 आ गया। अब हमें चाहिए 41 का क्यूब। तो 41 का क्यूब कर लीजिए। 1 का क्यूब किया तो 3 बार 0 और 1 लिख लीजिए। 4 का क्यूब लिख लिया 0 64। 41 इंटू आपने कर लिया 12। 4 एकम 4 चाहते हैं 12, इसका गुणा करके लिख लिया 12 एकम 12, हासिलेगा 1, 12 चौको 48 और 1 कितना हो गया 49। 492 रख दीजिए पीछे से एक डिजिट छोड़ के। ये 1 2 9 4 4 8 68 921। अगर हम इसमें 16 का गुणा कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल जनसंख्या कितनी होगी। तो कर दीजिए गुणा। 16 एकम 16, हासिल लगा 1, 16 एकम 16 और हासिल कितना लग गया आपका 1, 16 दूनी 32 और 1 33, हासिल लगा 3, 16 नवैया 144 और 3 147। 147 के बाद बचा 14, 16 अट्ठे 128 और 14 हो जाएगा आपका 128 और 14 142, बचा 14, 16 छक्का 196, 16 छक्का 96 और 14 जोड़ेंगे तो 110। तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया ये। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान ले लीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेट था और बहुत प्यारा भी सेट था। तो मैंने कोशिश की है कि एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाएं
और अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।